गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके अर्थशास्त्र के चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का जो उद्देश्य है बच्चों, आप लोगों को उत्पादन संबंधी जो विचार होते हैं, मूल विचार होते हैं, उनसे आपका परिचय करवाना है कि उत्पादन होता क्या है और कैसे होता है उत्पादन। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब हमारे गांव हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव हैं, उन गांव के बारे में समझाने के लिए इन्होंने एक कल्पना कर ली। इमेजिनेशन है जी। पालमपुर गांव है नहीं है। इन्होंने वैसे आपको पूरे भारत के जो गांव होते हैं वो कैसे होते हैं वो समझाने के लिए एक गांव की कल्पना करके, जैसे हम आप मैथ में मान लेते हो कि एक्स बराबर इतना, ऐसे ही भारत के गांव की स्थिति समझाने के लिए यहाँ पे पालमपुर गांव को की कल्पना की गई है। ऐसा कोई गांव है नहीं, लेकिन ऐसे जैसी कल्पना इसमें की गई है वैसे भारत के गांव, सारे गांव हैं, चाहे वो कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे पंजाब में, चाहे हरियाणा में, चाहे राजस्थान में। जो पंजाब के ग्रामीण भारत के जो गांव हैं, उनकी जैसी स्थिति इसमें दिखाई गई है कि भारत के जो गांव हैं वो कैसे होते हैं, कैसा उत्पादन किया जाता है, वो इस चैप्टर के द्वारा समझाया गया है। आप कहोगे खेती का भी उत्पादन होता है। जब एक किसान खेत में कोई बीज बोता है तो उसके बाद कोई फसल उगती है, कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई अनाज उग सकता है उससे, तो वो भी खेती के द्वारा उत्पादन करना होता है। और बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में पहनते हो, खाते हो, पीते हो, वो सारी खेती से तो नहीं आती हैं। मतलब जैसे कि रुई है। रुई क्या है, आप गद्दों में डाल सकते हो, लेकिन रुई से कपड़ा भी बन जाता है। तो कुछ वस्तुएं तो जैसे ही प्रकृति में हम उगाते हैं वैसे ही उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो प्राथमिक क्रिया होती है। तो जब हम उन्हीं जैसे कच्चे, जैसे गन्ना है, गन्ने से हम चीनी बना लें, गन्ने से हम जूस भी निकाल के पी सकते हैं, लेकिन गन्ने से गुड़ और चीनी भी बना सकते हैं। तो ये उत्पादन करना है, चाहे आप बीज बो के उत्पादन करो, चाहे बीज बोने के बाद जो वस्तुएं उगती हैं उनसे और वस्तुएं बनाओ, ये सब कुछ उत्पादन में आता है। तो ये सारे उत्पादन की जो कहानी है, ये क्रिया है उत्पादन की, ये हमारे भारत के गांव से शुरू होती है। और भारत के गांव कैसे होते हैं वो हम पालमपुर गांव की कहानी पढ़कर समझेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मतलब वहां पर जो भारत के पालमपुर में जो लोग मुख्य काम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग खेती करते हैं, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण होता है। विनिर्माण बच्चों होता है जैसे हम उद्योगों में वस्तुएं बनाते हैं। ये 10th में भी जिन बच्चों को अभी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको 10th में भी जाके आएगा। विनिर्माण होता है जैसे अगर आपने बीज बो के कोई फसल, कोई अनाज या फल या सब्जी खा ली, वो तो आपकी प्राथमिक क्रिया होगी। जब उससे मशीन के द्वारा कुछ और वस्तु बना दी तो वो आपका विनिर्माण होगा। जब कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उसको विनिर्माण कहते हैं। तो कई चीजों तो हम उद्योगों में बड़ी मशीनें लगाकर बहुत मात्रा में बनाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता वो अपने घरों में छोटी मशीनें लगा के भी बनाते हैं। तो लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग का मतलब है अपने घर में कोई छोटी सी मशीन लगा के कोई वस्तु बनाना है। जैसे बिस्कुट बनाना, आटे से मशीन, मतलब कुछ ना लेके बेकरी मशीन, बेकरी वाले होते हैं जो आटे से क्या बनाते हैं, वो बिस्किट वगैरह अलग अलग चीजें बनाते हैं खाने पीने की। तो वो क्या होगा, लघु स्तरीय विनिर्माण होता है। एक आप बिस्कुट की बड़ी फैक्ट्रियां भी होती है जहाँ से एक मतलब 1 मिनट में कितनी पैक हो के जाते हैं। एक छोटा सा बेकरी वाला जो बनाता है वो लघु स्तरीय होता है। एक बड़ी कपड़ा मिल होती है यहाँ पे, पता नहीं कितने मीटर कपड़ा 1 घंटे में बन जाता है। एक ऐसा भी होता है जो घर में एक
जुलाहा होता है, जो वो हैंडलूम पे हाथ से सॉरी, जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं, आपने देखा होगा। कुछ लोग अपने घरों में भी हैंडलूम जो होते हैं, हैंडलूम होते हैं, उससे बनाते हैं, अपने पैरों और हाथों की हेल्प से भी कपड़ा बुनते हैं, लेकिन उनको बहुत टाइम लग जाता है कपड़ा बुनने में। वो लघु स्तरीय विनिर्माण होता है। और जो बड़े उद्योगों में बहुत सारा कपड़ा बनाया जाता है, वो बड़े स्तर पे होता है। डायरी मतलब हमारे जो भारत के गांव हैं, वहां पर मेन काम क्या होता है, खेती होती है। लेकिन वहां पर छोटे पैमाने पर भी वस्तुएं लोग घरों में बनाते हैं, टोकरियां वगैरह बनाई जाती हैं जैसे प्लास्टिक की। और डेयरी से दूध प्रोडक्ट बनते हैं, भैंसों से दूध निकाल के डेयरी वाले लोग डेयरी वालों को दूध दे दिया। जो दूध उनके घर में, मतलब अपना घर का दूध इस्तेमाल करने के बाद जो दूध बचता है, वो लोग डेयरी पर दे जाते हैं। डेयरी वाले क्या बनाते हैं, उससे मक्खन बनाते हैं, दूध मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। ये डायरी है, ये भी लघु स्तरीय विनिर्माण ही होता है। बड़े स्तर पे भी होता है इन चीजों का, लेकिन डायरी में छोटे उस पे होता है, पैमाने पे होता है। परिवहन, जो ये लोग ऑटो वाले होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाने में हेल्प करते हैं, ये भी एक तरीके की क्रिया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भारत के गाँव, जितने भी गाँव हैं, वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करके अपना पेट भरते हैं, अपने घर को चलाते हैं। और कुछ लोग अपने घर में छोटे पैमाने पर वस्तुएं बना के अपने घर का गुजारा करते हैं। और कुछ लोग डायरी खोल लेते हैं, वहां पे लोगों से दूध लेके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूध के अलग अलग चीजें बनाते हैं। और कुछ गाड़ी चलाकर भी, आपको पता है, कई बच्चों के पेरेंट्स गाड़ी वगैरह चलाकर भी अपने घर का गुजारा करते हैं। मतलब खेती ज्यादा की जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, और लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन ग्रामीण क्षेत्र में कम चलते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये जो खेती का उत्पादन करना है, चाहे डेयरी में हम कुछ बनाते हैं, चाहे लघु स्तरीय विनिर्माण में हम कुछ बनाते हैं, चाहे ये क्या होता है, हम उत्पादन करते हैं इसके द्वारा। कोई कोई भी वस्तु चाहे उगा के बनाओ, चाहे आप मशीन से बनाओ, तो वो सब उत्पादन होता है। ये जो हम उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन के लिए क्रियाएं करते हैं, उनके लिए संसाधनों की, चीजों की जरूरत होती है। वस्तुएं, संसाधन मतलब वस्तुओं की जरूरत होती है। संसाधन का मीनिंग समझ गए होंगे कि वो वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो संसाधन कहलाती हैं। और उत्पादन करने के लिए भी हमें वस्तुओं की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है। जैसा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मतलब इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए। चाहे आप खेती करो तो भी आपको भूमि चाहिए, भूमि को सींचने के लिए पानी चाहिए। चाहे आप कोई उद्योग लगाते तो उसके लिए भी भूमि चाहिए, उस पे लगाने के लिए आपको मशीनें चाहिए। ये मानव मशीनें क्या होती हैं, मानव द्वारा बनाई गई होंगी, मानव निर्मित वस्तुएं भी चाहिए। खेती करती है तो प्राकृतिक संसाधन क्या चाहिए, आपको भूमि चाहिए। और उसको बीज बोने के लिए, जब पानी देने के लिए आपको मानव निर्मित वस्तुएं, हल वगैरह चाहिए। और मानव प्रयास, और खेती करने के लिए व्यक्ति कोशिश ही करता, प्रयास करता है। उद्योगों में वस्तुएं बनाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। और हर काम के लिए मुद्रा, यानी कि पैसा, तो चाहे खेती करो, खेती के लिए भी पैसा चाहिए, उद्योगों में वस्तुएं बनाओ, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। उत्पादन के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, पानी, हवा सब चाहिए। और मानव द्वारा बनी हुई वस्तुएं भी चाहिए उत्पादन करने के लिए। और मानव भी चाहिए जो उन चीजों को बनाएंगे या उगाएंगे। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। कह रहे, हमें इस कहानी से हमें क्या पता चलेगा, जो लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए वस्तुओं और सेवाएं चाहिए, उन वस्तुओं को बनाने या सेवाओं को पैदा करने के लिए
जो अलग अलग चीजें होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब पढ़ते हैं, पहले हम पालन जो भी गांव की जहाँ कल्पना की गई है, वो पालमपुर गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। जो पालमपुर गांव है उसके आसपास और गांव भी हैं और कस्बे भी हैं, और एक बड़ा गांव रायगंज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पालमपुर के पास बहुत सारे और भी गांव और कस्बे हैं, और सबसे बड़ा गांव रायगंज जुड़ा हुआ है पालमपुर के साथ, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर। रायगंज बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और चाहे कैसा भी मौसम हो, वो वाली सड़क जो जो रायगंज को पालमपुर के साथ जोड़ती है, तो वो क्या उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ये सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। मतलब जो सड़क रायगंज जो बड़ा गांव है जो पालमपुर से जुड़ा हुआ है, उसी को जाने वाली एक वही सड़क पालमपुर को एक छोटे कस्बे शाहपुर के साथ भी जोड़ती है। मतलब पालमपुर से एक सड़क निकलती है जो बड़े गांव रायगंज भी जाती है, और वही सड़क एक छोटे कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर को जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, और जो पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ती है रोड, उसके ऊपर हमेशा क्या चलती रहती हैं, गुड़ से लदी हुई गाड़ियां, वस्तु से लदी हुई गाड़ियां, बैलगाड़ियां, और बग्गी, और भैंसा बग्गी भी चलती है वहां पे, बैलगाड़ियां भी चलती है जो गुड़ और वस्तुओं से लदी हुई होती हैं, और अन्य वाहन भी चलते हैं जैसे मोटर साइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह भी उस रोड पर चलते हैं। जो रोड या सड़क पालमपुर को बड़े गांव रायगंज और छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग, मतलब जो पालमपुर गांव है उसमें 450 450 फैमिलीज रहती हैं, परिवार रहते हैं, और उनमें से 450 जो 450 परिवार रहते हैं, उनमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो भूमि के स्वामी है, जिनके पास बहुत सारा जमीन है। 450 उस गांव में 450 परिवार रहते हैं, उनमें से 80 परिवार वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी भूमि है, भूमि के स्वामी हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिनके पास। उनके छोड़ मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े और ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। इन 80 परिवारों के पास जमीन भी है और इनके घर भी सीमेंट और ईंट से और बहुत बड़े घर बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है, और जो दलित लोग हैं जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, ऐसी लोग हैं जो उनकी संख्या गांव की कुल संख्या के मतलब वहाँ की जो जनसंख्या उसका 1/3 लोग, तीसरा हिस्सा लोग अनुसूचित जाति है। पालमपुर गांव में जो जितनी जनसंख्या है उसका तीसरा हिस्सा क्या है, अनुसूचित जाति है वहां पे। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। जो अनुसूचित के बनथड़ घर हैं वो अनुसूचित जाति के जो दलित लोग हैं उनके पास क्या है, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। 80 परिवारों के बड़े घर भी हैं, इनके पास जमीन भी है, लेकिन उनके ईंट और सीमेंट के घर बने हुए हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के जो दलित लोग हैं वो गांव के छोटे से कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। और जो अनुसूचित जाति और दलित लोग हैं उनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, और पूरे गांव में अधिकतर लोगों के घरों में बिजली लगी हुई है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं, और वहां पे मतलब कि नीचे से पानी निकाला जाता है। बारिश वगैरह भी होती होगी, लेकिन जो पानी खेतों को सींचने के लिए आता है वो नलकूप से आता है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं वहां पे। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। हर खेत के अंदर एक बिजली से चलने वाला, खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते, खेतों में जितने भी नलके लगे हुए हैं, पानी देने वाले नल लगे हुए हैं, वो
बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। खेत में जो नलकूप है उनका काम, जहाँ जहाँ पानी चाहिए होगा उन और दूसरे कामों के लिए वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, और वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर पालमपुर गांव में, और एक हाई स्कूल है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। 450 परिवारों का ये पालमपुर गांव है। वो वहाँ पर एक उसके साथ लगता है रायगंज गांव है बड़ा पालमपुर के साथ, और एक शाहपुर छोटा सा कस्बा है। 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन है, और घर घर भी सीमेंट और ईंट के पक्के बने हुए हैं। और कुछ लोग वहां पर क्या हैं, अनुसूचित जाति के दलित लोग हैं जो मिट्टी और घास फूस के छोटे छोटे मकानों में वहां पे एक कोने में रहते हैं गाँव में। और जो रायगंज और शाहपुर वाली जो रोड है जो पालमपुर के साथ उनको जोड़ती है, वहां पर सारे तरीके की बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल वगैरह वहां चलते हैं। गांव में हर घर में बिजली है तकरीबन, और खेतों में जो नलकूप है वो उससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं पालमपुर गांव में जिनके प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है 10वीं तक का। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है छोटा सा, दवा स्वास्थ्य केंद्र भी है जहाँ पे लोगों को बीमार होने पर वो मिल जाती है, हेल्थ ठीक है, हेल्प मिल जाती है, चिकित्सीय हेल्प मिल डॉक्टरों की हेल्प मिल जाती है बीमार होने पे। और एक निजी औषधालय भी है, और वहाँ पे एक प्राइवेट उसकी दवाइयों की दुकान भी है। निजी औषधालय का मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो होगा हॉस्पिटल होगा, छोटा स्वास्थ्य केंद्र होगा, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं पे एक छोटी सी दवाइयों की शॉप होगी जिसको ये निजी औषधालय कह रही हैं, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। प्राइमरी स्कूल है तो एक हाई स्कूल है 10वीं तक का, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी के पास एक मेडिसिन की शॉप है, तो एक निजी औषधालय है वहां पे। उपरयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी कि वहां पर सड़कें भी अच्छी हैं, सारे आवाजाही के जो वो होते हैं यातायात के संसाधन है वो भी हैं, बिजली भी है, खेतों को सिंचाई देने के लिए नलकूप भी लगे हुए हैं, विद्यालय भी हैं, बीमार होने पर स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, सब कुछ है। मतलब कि भारत के गाँव ऐसे हैं। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब बस हमें अपने भारत के गाँव देखने हैं कैसे हैं। नल भारत के गाँव में बिजली पहुंच चुकी है, वहाँ पे शिक्षा के जो विद्यालय वो पहुंच चुके हैं, हॉस्पिटल छोटे छोटे भी हैं वहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, बिजली भी है। अगर खेतों में वैसे बारिश नहीं होती तो लोग नलकूप से भी अपने खेतों को सींच सकते हैं, और हर तरीके के परिवहन के यातायात के संसाधन है, लोग आसानी से ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत में जो के ग्रामीण क्षेत्र में या गाँव में जो उत्पादन क्रियाएं होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर से हम जानेंगे। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि, भारत के जितने में गाँव हैं वहाँ पे सब गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कहेंगे, मतलब ज्यादातर लोग भारत के जो गाँव हैं वहां पर खेती करते हैं, और जो खेती नहीं करते कुछ और काम करके अपना घर चलाते हैं उनको बोलते हैं गैर कृषि क्रियाएं। भारत के जितने भी गांव हैं अगर वहाँ लोग ज्यादातर लोग तो खेती ही करते हैं, इसको कृषि क्रिया कहते हैं। जो लोग खेती करते हैं, भारत के ज्यादातर गांव जितने हैं जो वहाँ पे लोग खेती करते हैं, तो खेती करने को कृषि क्रिया कहते हैं। और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग खेती नहीं भी करते, थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो खेती नहीं करते हैं, तो वो क्या कौन सी यहाँ पे क्रिया लिखा है, कृषि क्रिया है, क्रिया की स्पेलिंग यहाँ से देख लेना। और
जो लोग खेती नहीं करते, थोड़े बहुत लोग, तो वो गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। गैर कृषि क्रियाओं में ये वाली आती हैं सारी क्रिया, लघु निर्माण, विनिर्माण, परिवहन, जो ऑटो वगैरह चला के अपना घर चलाते हैं या दुकानदारी करते हैं, वो गैर कृषि क्रियाएं हैं। जो लोग खेती करके अपना घर चलाते हैं वो कृषि क्रियाएं हैं, और जो लोग लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि करते हैं वो गैर कृषि क्रियाएं, मतलब खेती ना करके, दुकान करके या गाड़ी चला के या कोई वस्तु छोटी मोटी टोकरियां वगैरह बना के अपना घर का खर्चा चलाते हैं, वो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। हम उत्पादन के बारे कुछ सामान्य वजह जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब हम उत्पादन का संगठन पढ़ेंगे इसके बारे में। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करती है। आपको पता है वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं हमारे, वैसे तो अगर मनुष्य ना हो तो वस्तुओं की जरूरत नहीं है। व्यक्ति है तो व्यक्ति को वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, चाहे वो खेती से उगकर आए या फिर उद्योगों में बनाई गई हो। चाहे उद्योगों में उत्पादन हो, चाहे खेती द्वारा उत्पादन हो, उसका उद्देश्य वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना होता है जो हमारी जरूरत को पूरा करती हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये वस्तुएं और चीजों के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, वो अब हम सीखेंगे। मतलब हम उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, ये मेन जार करो। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना जो कि हमें जरूरत होती है। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें जरूरत होती है। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है बच्चों। 4 चीजें चाहिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। पहली आवश्यकता है भूमि। अगर हमें किसी चीज की का उत्पादन करना है तो पहले हमें भूमि चाहिए, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज। अगर कोई भी अपनी जगह कुछ करना है तो वहां पे चाहे आप मतलब कोई भी चीज बना, जैसे मशीनें भी होती हैं, मशीनों को भी ठंडा करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो इसलिए पहले तो मशीनें लगाने के लिए हमें किसी चीज का अगर उत्पादन करना है तो भूमि चाहिए, चाहे हमें खेती करनी है, चाहे हमें कोई उद्योग में वस्तु बनानी है, तो पहले भूमि चाहिए हमें। तो चाहे हमने खेती करनी है तो भी हमें जल चाहिए, चाहे हमें उद्योगों में कोई चीज बनानी है तो भी हमें पानी चाहिए। वन, लकड़ी भी चाहिए हमें, और खनिज भी चाहिए हमें। दूसरी आवश्यकता है श्रम, क्योंकि भूमि से ही हमें जल मिलता है, वन मिलते हैं और खनिज मिलते हैं। पहली उत्पादन की आवश्यकता भूमि है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, यानी कि मजदूर भी चाहिए, अर्थात जो लोग काम करेंगे। उत्पादन करने के लिए पहले भूमि चाहिए, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज। उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन और खनिज। और दूसरी आवश्यकता है श्रम। कोई भी, चाहे हम उद्योगों में काम करें, चाहे खेती में काम करें, हमें मजदूर भी चाहिए, वो लोग चाहिए जो काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों। और श्रम भी 2 तरीके का होता है। जैसे कोई ज्यादा बड़े उद्योग है तो उन मशीनों, वहां मशीनें लगी हुई हैं महंगी महंगी, तो उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए पढ़े लिखे लोगों या कर्मचारियों की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें शरीर का काम, जैसे खेत होते हैं, खेतों में जो लोग काम करते हैं उनको शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक कहा जाता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान कर, चाहे वो खेतों शरीर काम करने वाला हो, चाहे वो दिमागी काम करने वाला हो, तो प्रत्येक मजदूर कोई ना कोई श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तो हमें उत्पादन करने के लिए पहली जरूरत भूमि है और प्राकृतिक संसाधन, जल और वन है। दूसरी
आवश्यकता हमारी श्रम है। श्रम भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो होते हैं जो पढ़े लिखे मजदूर होते हैं, जो मशीनें वगैरह अच्छी तरीके से चला सकें, उद्योगों वगैरह में चाहिए होते हैं। और कुछ खेती में इधर उधर के कार्य करने के लिए शरीर को काम करने वाले मजदूर होते हैं। नंबर 2, तीसरी हमें आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरीके के आगत है। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदे आती हैं? तो आपने तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। भौतिक पूंजी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। पहली भूमि, दूसरा हमें मजदूर चाहिए, को चाहे खेती करिए चाहे उद्योग चलाएं। तीसरा हमें भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में खेती के औजार भी आ जाते हैं, और जो औजार हैं, चाहे खेती के औजार हैं चाहे उद्योगों की मशीनें हैं, उनको हवा पानी से बचाने के लिए हमें भवन भी चाहिए होता है। और औजार हो गए खेती के और मशीन होगी उद्योग की, और उसके लिए उनको मशीनों को चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उसके लिए भवन चाहिए। औजारों तथा मशीनों में भी जो बिल्कुल छोटी छोटी छोटे औजार किसान का हल से औजार औजारों तथा मशीनों में क्या आता है, किसान के हल से लेकर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि उसी में आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। भौतिक पूंजी कौन सी? जो औजार, मशीन और भवन है, जो भौतिक पूंजी में आते हैं। और ये हम कितना भी उत्पाद कई सालों तक चल जाते हैं। औजार, मशीन और जो भवन होते हैं वो बार बार नहीं हमें चाहिए बदलने पड़ते। एक बार अगर हमने औजार, मशीन और भवन खरीद लिया तो वो कई वर्षों तक हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जो भौतिक पूंजी है उसमें क्या आता है, औजार, मशीन, भवन, और ये कई वर्षों तक चलते हैं, और इसलिए इनको स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। कई बार आ जाता है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, और आपको भी पता है अगर हमने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, रुई, और नगद मुद्रा भी चाहिए। जो भी मजदूर हमारे पास काम करेंगे उनको पैसा, मजदूरी देने के लिए पैसे भी चाहिए। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की में लाई जाने, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसको मिट्टी चाहिए कच्चे माल के रूप में, और एक बुनकर कपड़ा बुन रहा था उसको रुई से बना हुआ सूत चाहिए। तो ये जो हमारा सूत होता है, जहाँ मिट्टी होती है बर्तन बनाने के लिए, बार बार और बर्तन बनाने के लिए और लानी पड़ती है। जैसे औजार, मशीनें और भवन तो हम एक बार खरीद लेते हैं और कई सालों तक काम आते थे, वो स्थायी पूंजी है। लेकिन उत्पादन करने के लिए हमें कच्चा माल और नगद मुद्रा बार बार बदलनी पड़ती है और लानी पड़ती है। तो इसलिए इसको कार्यशील पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि बार बार कच्चा माल लाएंगे जब और वस्तुएं बनानी और कच्चा माल लाएंगे, और जो पैसे हैं जब हम कच्चा माल ला के वस्तुएं बना लेंगे, फिर उन वस्तुओं को बेचेंगे, फिर उससे नगद मुद्रा आएगी। नगद मुद्रा और कच्चा माल कार्यशील पूंजी कहलाते हैं, ये आप याद कर लेना। जो पूंजी बार बार बदलती रहती है, आती जाती रहती है। औजार, मशीनें और भवन तो हमेशा कई साल तक एक जैसी रहते, तो स्थायी पूंजी है। कच्चा माल हमें ज्यादा वस्तुएं बनाने के लिए बार बार लाना जाता है, और बनी हुई वस्तुएं बेचकर हम नगद मुद्रा बार बार आती है, तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब चौथी, पहले तो हमें उत्पादन करना तो भूमि चाहिए और प्राकृतिक संसाधन चाहिए हमें, वाण, जल और खनिज। अगर किसी भी चीज का चाहे खेती में उत्पादन करो चाहे उद्योगों में करो, पहले हमें भूमि चाहिए और प्राकृतिक संसाधन, जल, वन और खनिज। दूसरा हमें मजदूर चाहिए, दिमागी काम करने वाले पढ़े लिखे भी चाहिए, और शारीरिक काम करने वाले मजदूर चाहिए। एक होती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में औजार, मशीनें और भवन आते हैं, जो कि
कई सालों तक चलते हैं, इसलिए वो स्थायी पूंजी कहलाते हैं। और कच्चा माल, जिससे हम कच्चा माल और नकद मुद्रा ये बार बार आती जाती रहती है। जैसे कच्चा माल आया, वस्तुएं बनाई और हम बेच के फिर हमें उससे पैसे मिल जाते हैं, और फिर कच्चा माल खरीदते हैं, फिर कच्चे माल से वस्तुएं बनाते हैं और फिर बेच देते हैं और पैसा आता रहता है। इसलिए कच्चा माल और नगद मुद्रा बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं। कच्चा माल आया, वस्तुएं बनी और नगद मुद्रा आई, फिर नगद मुद्रा से कच्चा माल खरीदा, वस्तुएं बनी और फिर नगद मुद्रा। तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। कच्चा माल और नगद मुद्रा क्या होती रहती है, का चक्कर चलता रहता है, जिसके कारण इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और अब तीन आवश्यकताएं तो पूरी होगी। एक भूमि चाहिए उत्पादन के लिए, दूसरा श्रम चाहिए, तीसरी हमें भौतिक पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी भी दो तरीके की होती है, स्थिर पूंजी और वो होती है स्थायी पूंजी, और कार्यशील पूंजी होती है। और जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को इकट्ठा करेगा, वो भी तो चाहिए हमें। चौथी आवश्यकता होती है हमें उद्यम की। जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके उत्पादन करेगा। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु, जब बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए। अब कोई मतलब ये तीन, जब कोई उत्पादन करना चाहता है तो जो एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके उत्पादन करेगा। बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम। अगर आप कुछ वस्तु बनाकर बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपको भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। जो व्यक्ति या उद्योगपति जो उद्योग लगाएगा उत्पादन करने के लिए, वो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को इकट्ठा करेगा। वो तब इसको इकट्ठा करेगा क्योंकि उसको किसी वस्तु का उत्पादन करने का ज्ञान होगा जब, और उसके पास इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके वस्तु बना के, मतलब रिस्क ले रहा है वो, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी वस्तुएं बना के बाजार में बेचना चाहता है और इन तीनों भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को इकट्ठा करके अपने ज्ञान से वस्तुएं बनाने के लिए इच्छुक हो। तो जो व्यक्ति भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को इकट्ठा करके अपने ज्ञान से उद्यम करके वो वस्तुएं बनाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। चित्र में इन्होंने पूछा है में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो ये जो जिन पे ये बना रहे हैं, ये स्थायी पूंजी है। ये जो लोग लगे हुए हैं ये श्रम है, श्रमिक हैं। और जिसके ऊपर ये सारा खड़े हैं, जहाँ ये मशीनें वगैरह पड़ी हैं, वो भूमि है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पाद, ये भी आपने याद करना है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम इस चैप्टर में से इतना मैं करवा रही हूँ। आगे इस चैप्टर के बारे में मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।